नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के सामान्य हिंदी पर आधारित। और आज हम लोग सामान्य हिंदी का 8वां जो प्रैक्टिस सेट है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह हिंदी वर्णमाला, और इसमें हम लोग 2 पार्ट को हल कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट हल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ख है, घ है, ग है या फिर क है। तो इन चारों में सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ख जो है वह स्पर्श व्यंजन भी है, आपका कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि कंठ तालव्य कौन सा है। ठीक है, कंठ तालव्य यानी कि ऐसे कौन से वर्ण जो कि कंठ तालव्य के द्वारा बोले जाते हैं, ये आपको बताना है। पहला दिया ए, दूसरा दिया है र और श, फिर दिया है अ और आ, उसके बाद दिया है कि उ और बड़ा उ। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कंठ तालव्य को बोलने में उच्चारण का माध्यम क्या होता है, तो यहाँ पे 3 माध्यम होते हैं। पहला जो माध्यम होता है वह है आपका कंठ होता है। ठीक है, पहला क्या है कंठ, दूसरा है आपका तालु, उसके बाद आपका है जीभ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही होगा कंठ तालव्य के द्वारा। यानी कि कंठ तालव्य क्या है, एक आपका उच्चारण स्थान है और इसका जो वर्ण होता है वह ए और ए जो है वह बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। पहला दिया ऑप्शन ध च अंग, उसके बाद दिया है च द और घ, फिर सी ऑप्शन दिया है कि ख छ और ठ, फिर दिया है म बड़ा स, उसके बाद ध। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि महाप्राण वाल जो वर्ड होता है यानी अक्षर है उसका कौन सा वर्ग है। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो महाप्राण होता है यानी इसके अलावा भी एक और प्राण होता है अल्प प्राण, यानी कि जब हम प्राण वायु यानी उच्चारण का जब प्रयत्न के आधार पर हम लोग बोलते हैं तो उसके आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला अल्प प्राण से, ठीक है, क्या होता है अल्प प्राण से, और उसके बाद जो होता है सेकेंड आपका महाप्राण होता है। तो यहाँ पे पूछा है महाप्राण वाला, तो आपको बता दें कि महाप्राण जो होता है उसमें आपको 2-3 जिसे अगर बात करें कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें दूसरा, ठीक है, यानी कि दूसरा, उसके बाद चौथा, और यहाँ पे आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्या आता है ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पे मैं देखो विस्तार में सब कुछ बता रहा हूं, तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर दूसरा का अगर हम बात करते हैं कि दूसरा कौन कौन सा होता है, तो देखिए ख, ठीक है, क्या होता है आपका ख होता है, फिर आता है आपका छ, फिर ठ आता है, उसके बाद आपका आता है थ, ठीक है, फिर फ आता है। तो यानी कि आप इसमें देख लीजिए कि आपके 3 ऑप्शन तो यहाँ मिल गए, ख छ और ठ। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, क्या हो जाए द्वित्व हो जाए, तब वह क्या कहलाता है। युग्मक ध्वनि कहलाता है, संयुक्त ध्वनि कहलाता है, संपृक्त ध्वनि कहलाता है या फिर पारस्परिक ध्वनिया कहलाता है। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे हम बात करें तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी युग्मक ध्वनिया। युग्मक ध्वनिया क्यों होगा, क्योंकि इसका अगर हम परिभाषा की बात करें कि जब किसी एक शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह ध्वनियाँ क्या हो जाती हैं, युग्मक ध्वनियाँ हो जाती हैं। अर्थात अगर हम बात करें कि जब किसी एक शब्द में एक वर्ण 2 बार हो, ठीक है, जैसे एक वर्ण का प्रयोग 2 बार हो, जैसे अगर हम बात करें कि दिक्कत, ठीक है, दिक्कत, यहां पे देखिए क वर्ण है, इसका आधा यानी लगा हुआ, फिर ये पूरा लगा हुआ, यानी कि क वर्ण जो है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है। यानी कि कहने का आशय यह है कि जब किसी शब्द में एक ही वर्ण का 2 बार यानी कि एक बार आधा और एक बार पूरा आ जाए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग जो वर्ण होता है उसे हम लोग द्वित्व कहते हैं। समझ गए होंगे कि यानी कि एक बार आधा आएगा, ये आधा हो गया आपका, क्या हो गया ये देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो क है, ठीक है, क्या है ये आपका क है,
तो ये क जो है आधा है और ये वाला क जो है ये क्या है, संपूर्ण रूप से है। तो यहाँ पे क जो होगा वह क्या होगा, द्वित्व ध्वनियां होगा। आई होप आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसके संबंध में। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है कि दंतोष्ठीय ध्वनियां कौन सी हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला य है, व है, र है और फ। और दंतोष्ठी का मतलब ये क्या है, आपका स्थान पूछा है, ठीक है, स्थान के बारे में दिया है। अब यहाँ आपसे पूछा है कि वर्ण कौन सा होगा। वर्ण जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसका उच्चारण माध्यम क्या है, यानी हम किसके द्वारा यानी किन किन अंगों का प्रयोग होता है। तो देखिए, जब दंतोष्ठ के द्वारा हम बोलते हैं कोई भी चीज तो उसमें तीन अंगों का प्रयोग होता है। पहला होता है आपका दांत का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रयोग होता है वह जीभ का प्रयोग होता है और थर्ड में जो होता है प्रयोग वह होता है होंठ का। किसका होता है, होंठ का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमारा एक ही ऐसा वर्ण है जिसमें कि इन तीनों का यूज होता है। अगर हम बात करें वो कौन सा है, तो देखिए ध्यान से, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। यानी हम आप लोग बोलकर भी देख सकते हैं, कोई भी अगर वर्ण बोले आपसे तो आप बोलिए और आपको खुद महसूस होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे व, अब जब आप बोलेंगे तो आपको यहाँ पर दांत, जीभ और होंठ तीनों का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जिनका यूज करेंगे वही आपका ध्वनि निकल जाएगा और वही वर्ण आपका होगा सही। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। यानी ये जो चारों ऑप्शन दिया है, क वाला, ख, बी सॉरी ए और बी सी डी में, इन चारों में आपको बताना है कि सभी जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन पहले ही होते हैं कितने ये जान लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वह कुल मिलाकर 25 होती है, ठीक है। कितने होते हैं, 25 होती है। अभी 25 जो होते हैं उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, ठीक है, क्या होता है, क वर्ग। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एक मिनट, च वर्ग, किसमें आता है आपका च वर्ग। उसके बाद आपका आता है क च ट, ट वर्ग, ठीक है। उसके बाद क च ट तप, तप यानी कि त वर्ग। अब त वर्ग के बाद आपका आता है प वर्ग, ठीक है, क्या होगा, प वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, इन चारों में अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका दिया है क च, तो पहला क ये मिल गया आपका, फिर च मिल गया। अब उसके बाद बोला है कि प और द, ठीक है, तो प वर्ग में मिल गया। अब द देखेंगे किस वर्ग में आता है, तो जो द है वह आपका आता है त वर्ग में, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए में सारे के सारे जो वर्ण है वो मिल जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क च प और द जो है वह स्पर्श व्यंजन में आएंगे। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है कि अर्ध विवृत स्वर है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि अर्ध विवृत स्वर के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ध विवृत स्वर होता है क्या। तो देखिए, मुखाकृति के आधार पर अगर हम स्वरों को मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं यानी वर्गीकरण करते हैं तो वह चार प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, चार प्रकार से। पहला जो होगा वह संवृत्त स्वर होगा, दूसरा जो होता है वह अर्ध संवृत्त स्वर होता है, तीसरा जो होता है वह विवृत होता है और चौथा आपका अर्ध विवृत होता है, ठीक है। यानी कि इन चार प्रकार में आपसे पूछा है कि चौथा पूछा हुआ है, और इन चारों में अर्ध विवृत जो स्वर होते हैं वह अगर हम उनकी संख्या की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के जो संख्या होती है वह 4 होती है। और इन चारों में अगर हम बात करें कि पहला कौन सा होता है, तो होता है आपका अ पहला होता है, और सेकंड जो होता है वह आपका होता है अ होता है, ठीक है। क्या होता है आपका अ होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, सॉरी ये यहाँ पर आपका अ होगा। अब इसके बाद थर्ड जो है वो आपका होता है ए होता है, क्या होता है ए, और उसके बाद लास्ट में जो आपका आएगा वह रहेगा औ होगा। यानी ये चार प्रकार हो गए आपके, और इन चारों में से आप देख सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है। तो देखिए, आपका सी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी वह बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। तो 48 का यहाँ पे सही आंसर होगा। इससे पहले आपको बता दें कि चार ऑप्शन क्या दिए हुए, वृत्ताकार स्वर दिया है, निर्नुनासिक स्वर दिया है, संवृत्त स्वर दिया है, अनुनासिक स्वर दिया है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे जो चार दिए है ऑप्शन ना, इसमें आपको सिर्फ पूछा क्या है कि वह ध्वनि आप बताइए जो केवल मुख से निकलती है। तो मुख से निकलने वाली ध्वनियों को हम लोग बोलते हैं संवृत्त स्वर बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, संवृत्त स्वर के नाम, सॉरी संवृत्त नहीं, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सॉरी संवृत्त नहीं कहते हैं बल्कि निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 9 होते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की और उष्म व्यंजन की, तो इनमें अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होती है और उष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वह 4 होती है। अगर हम बात करें कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, पहला होता है य, उसके बाद आता है र, और उसके बाद आता है आपका ल, फिर आता है आपका व। ये इस प्रकार से हमारे जो अंतस्थ वह 4 हो गए। अब जो हम बात करते हैं यहाँ पर आपका उष्म व्यंजन का, तो उष्म व्यंजन जो है वह भी 4 होते हैं। पहला जो दिया है रहेगा आपका बड़ा सा, जिसे हम लोग सलीफा सा कहते हैं। अब उसके बाद आता है स यानी षटकोण सा, उसके बाद है छोटा सा यानी कि सड़क सा, अब इसके बाद आता है आपका ह यानी हरबा ह। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही होगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 8 अंतस्थ और उष्म को मिला करके होते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है कि र का विवरण है। पहला ऑप्शन दिया है वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। दूसरा दिया है वर्ष, संघर्षी, अघोष, अल्प प्राण व्यंजन। तीसरा दिया है वर्ष, स्पर्श, सघोष, महाप्राण व्यंजन। और चौथा दिया है पार्श्विक, सघोष, महाप्राण और व्यंजन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन है र। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। दिया है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिए गए य, स, ह, ड़। तो इन चारों में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, यानी ह जो है वह काकल्य वर्ण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। दिया है य का उच्चारण स्थान है, यानी जब हम य का उच्चारण बोलते हैं तो वह कहाँ से बोलते हैं और उसका माध्यम क्या है, यह जानना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अगर हम बात करें कि य का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, तो देखिए य का जो होता है वह आपका तालु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तालु के द्वारा होता है। ये तो उच्चारण स्थान। अगर तालु के द्वारा हम बात करें कि तालु के द्वारा और किसका किसका होता है, तो यहाँ पे देखिए आपका च, छ, ज और झ, इन का भी जो उच्चारण स्थान है वह यही होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है। तो महाप्राण के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि महाप्राण जो होते हैं उसमें दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, दूसरा और चौथा फिर उष्म व्यंजन होते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लगेगा आपको। त, द, म, प, ग, च, ज, य, र, ल, व, स, ह। अब यहाँ पे देखिए अगर सही आंसर अगर हम देखें कि कौन सा सही होगा आपका, तो आप लोग को सिंपली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपका कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह क्या है, उष्म व्यंजन है। क्या है, एक उष्म व्यंजन है। तो सीधे सीधे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए आपका सही आंसर पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है कि स्पर्श दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो इन 4 ऑप्शन दिया है इसके लिए भ, थ, फ और छ। तो 54 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि थ जो है वह स्पर्श भी है, दंत भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। प्रश्न नंबर 55 दिया है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं या फिर निर्नुनासिक कहते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 55 के लिए डी जो होगा बिल्कुल सही होगा कि निर्नुनासिक कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, पहला दिया है त, थ, द, ध, च, छ, ज, झ, प, फ, ब, म, क, ख, ग, घ। तो इन चारों में जो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि च, छ, ज, झ जो है वह तालव्य व्यंजन है। मैंने अभी आपको बताया था कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो उसमें मैंने ये इनका जिक्र भी किया था कि तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ भी है।
क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? अंग, ल और फ। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि अंग में कंठ और नासिका दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं बोलने में। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है कि किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है? स और भ की। तो सही आंसर होगा आपका 58 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है कि त और द को जब हम उच्चारित करते हैं यानी उसका उच्चारण करते हैं तो उसका मतलब इस उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं? उसे दंत कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं या फिर ओष्ठ कहते हैं। तो सही आंसर होगा आपका 59 के लिए ए बिल्कुल सही होगा कि दंत के द्वारा हम इसको त और द को बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 यानी दिया है और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। दिया है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? न है, ल है, घ है या फिर त है। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए ल जो है वह क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजनों की संख्या की तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी था कि आपको अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कुल मिलाकर के 4 होती है। पहला जो होता है वो आपका य होता है, उसके बाद आपका र होता है, फिर आपका थर्ड है ल होता है, फिर आपका फोर्थ जो है वो व होता है। ये आपका अंतस्थ व्यंजन की संख्या यानी कि 4 होते हैं और इन चारों में आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वह बिल्कुल सही होगा। आई होप आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने फीडबैक देना जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।